Hello, my dear friends. Welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी वैल्यू। इसे हम जी टेंसर भी कहते हैं। इसे जी टेंसर क्यों कहते हैं फ्रेंड, नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड टॉपिक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें है जी फैक्टर ऑल्सो नोन एज लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। इसे लेंडे नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे लेंडे स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं दोस्तों। इट इज़ इक्विवेलेंट टू केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर, है ना। जिस तरीके से फ्रेंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट होता है और ये लाइन के पोजीशन को बताता है, ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जी वैल्यू या जी फैक्टर होता है। ये भी सिग्नल या लाइन के पोजीशन को बताता है दोस्तों, ठीक है। और जी वैल्यू को हम लोग स्पेक्ट्रम के 20 से ऐसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे देखेंगे। ये जस्ट यहाँ पर आप लोग समझिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक हम लोगों ने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है। उसमें क्या है, यहाँ पर इसका जो एजेस है वो शार्प बनाया हुआ हूँ, और सेकेंड जो स्पेक्ट्रा है उसका जो एजेस है उसको मैं इस तरीके से राउंडेड बनाया हूँ दोस्तों। तो जी वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ये इसका जो ब्रॉडनिंग है, जो स्पेक्ट्रा का जो ये एजेस है उसका ब्रॉडनिंग है ज़्यादा है, तो इसका जी वैल्यू भी ज़्यादा होगा। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ESR इज ऑफ्टन यूज टू इन्वेस्टिगेट सिस्टम इन विच इलेक्ट्रॉन हैव बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना। ESR के केस में हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हैव बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन है तो वो उसमें ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम शो करेगा, है ना। जैसे कि हम लोगों ने अभी स्पिन ऑर्बिट जो टॉपिक है उसको लेकर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड, उसमें हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से इसमें ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। विच रिक्वायर्ड अ स्केलिंग फैक्टर, है ना। एक मापन फैक्टर का उनको आवश्यकता होता है, किसके लिए, टू अकाउंट फॉर दी कपलिंग, है ना। कपलिंग करने के लिए एक स्केलिंग फैक्टर की आवश्यकता होता है फ्रेंड, बिटवीन टू मोमेंटम, है ना। दिस फैक्टर इज कॉल्ड जी फैक्टर, है ना। जाहिर सा बात है फ्रेंड, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब कपलिंग करेंगे तभी हमें लाइन्स हमें या स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा फ्रेंड्स, है ना। तभी हम इसमें जी वैल्यू को इस तरीके से इसके स्पेक्टर के सेंटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो एजेस है वो शार्प है या थोड़ा सा ऐसा राउंडेड है, और इसमें ब्रॉडनिंग है या नहीं, है ना। इस प्रकार इसमें हम लोग जी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कपलिंग करना, है ना। तभी हमें ये सिग्नल या लाइन्स हमें प्राप्त होगा फ्रेंड्स, है ना। और इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्रेंड कि जी वैल्यू क्या करता है, ये सिग्नल के पोजीशन को बताता है फ्रेंड। तो यहाँ तक क्लियर है कि जी वैल्यू क्या होता है और इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, सो ऑल्सो नोन एज जी टेंसर, है ना। अब समझ में आया इसे जी टेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो फ्रेंड कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। कांस्टेंट नहीं रहता मीन्स मतलब आयंस के लिए इसका वैल्यू अलग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका वैल्यू अलग होता है, और ट्रांजिशन मेटल के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो फ्रेंड्स अलग होता है। इसलिए ये कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इसकी जो वैल्यू है उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए हम लोग इसे जी टेंसर के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, जी वैल्यू को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ जी इज़ 2.0023, इतना इसका वैल्यू होता है फ्रेंड्स, किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर ऑर्गेनिक रेडिकल्स टाइपिकली क्लोजर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका जो वैल्यू होता है ऑर्गेनिक रेडिकल का वो टाइपिकली क्लोजर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से। इसका वैल्यू 1.99 से लेकर 2.01 इतना इसका वैल्यू आता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक रेडिकल के लिए। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.0023 इतना इसका वैल्यू आता है ना।
बट इन मेटल आयन, है ना, बट इन मेटल आयन जी वैल्यू आर नॉट ऑफ्टन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन वैल्यू या फ्री इलेक्ट्रॉन वैल्यू। अब कितना डिफरेंसेस है दोनों के वैल्यू में, मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के वैल्यू में, उनको देखते हैं। फ्री रेडिकल फॉर मेटल आयन, इसके लिए क्या होता है, जी का वैल्यू जो होता है वो 2.0023 के बराबर नहीं होता, जैसे कि ऑर्गेनिक रेडिकल का मतलब टाइपिकली क्लोजर था, है ना, वैल्यू। लेकिन इस मेटल आयन के केस में जो जी वैल्यू है वो 2.0023 के बराबर नहीं होता, मतलब अच्छा खासा इसमें डिफरेंसेस होता है दोनों के बीच में, है ना। सो फॉर मेटल आयन जी वैल्यू इज कैलकुलेट बाय अ फॉर्मूला जी शिफ्ट डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी, और ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड, इसके जरिए से मेटल आयन का जी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जी इज इक्वल टू जी माइनस ए स्क्वायर एन लेमडा अपॉन डेल्टा ई, जहाँ पर लेमडा होता है फ्रेंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ये जो होता है फ्रेंड वो को कोवेलेंसी पैरामीटर होता है, एन जो होता है वो क्वांटम मैकेनिकल कोएफिशिएंट होता है ना। इसी के साथ साथ फ्रेंड जो ये हमारा ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होता है उसके लिए भी जो जी वैल्यू होता है वो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, जो उसका जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 2.0023, उससे लार्ज वेरिएशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। और इसका वैल्यू कितना आता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के लिए, जी वैल्यू 1.4 से लेकर के 3.0 इतना इसका वैल्यू आता है, जी का वैल्यू, है ना। और उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है 2.0023, इतना अराउंड उसका अराउंड स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। लेकिन इसमें अच्छा खासा वेरिएशन है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के केस में, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो जी वैल्यू को ये अफेक्ट करता है। सबसे पहले इसमें है जी वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन दी ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, है ना। पहला चीज़ क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल, ये जो चीज़ है वो अफेक्ट करता है जी वैल्यू को। इसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, द जी वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से क्या क्या चीज़ हो गया, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो तीन चीज़ें हैं, साथ ही साथ मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो चार चीज़ें हैं दोस्तों, पहले केस में ये चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती है जी के वैल्यू को, है ना। मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, है ना। और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल या क्रिस्टल, है ना। तो ये ओरिएंटेशन और ये बाकी की चीज़ें जी वैल्यू को कैसे ये अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए हम आइसोटोपिक एंड एनाइसोटोपिक जी वैल्यू को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन किस तरीके से हमारे जी वैल्यू को ये अफेक्ट करता है, उसके लिए हम लोग आइसोटोपिक एंड एनाइसोटोपिक जी वैल्यू को देखेंगे, है ना, समझने की। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ जी डिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन द केस ऑफ गैस एंड सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल हैज़ फ्री मोशन एंड द वैल्यू ऑफ जी इज एवरेज ओवरऑल ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो गैस का मॉलिक्यूल या सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल होता है वो रैंडम मोशन करते रहता है, तो इसका ओरिएंटेशन पहले इस तरीके से हो सकता है, या फिर इस तरीके से हो सकता है ना, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि ये रैंडम मोशन करते रहता है इसका जो मॉलिक्यूल है वो। तो जो जी का वैल्यू होगा वो इन सभी ओरिएंटेशन का एवरेज होगा, है ना, एवरेज ओवरऑल ओरिएंटेशन होगा, है ना। तो इसके लिए जी का वैल्यू कुछ अलग होगा, किसके केस में, गैस एंड सॉल्यूशन के केस में, है ना। अगर हम लोग इसी को क्रिस्टल के केस में देखें या सॉलिड के केस में देखें, तो यहाँ पर देखिए, हाउएवर इन क्रिस्टल द मोमेंटम ऑफ आयन इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना। जाहिर सी बात है, क्रिस्टल में दोस्तों जो होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म में रहता है ना, टाइटली पैक्ड होता है, तो इसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में है।
तो इसका ओरिएंटेशन यही है, तो इसका वैल्यू एक ही होगा जो भी है। और उसमें हम लोग एवरेज निकाल रहे थे सभी ओरिएंटेशन का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि हम लोग जो मॉलिक्यूल है उसे हम लोग ओरिएंटेशन के हिसाब से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक आइसोटॉपिक एंड दूसरा होगा एन आइसोटॉपिक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आइसोटॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आया ना कि हम लोगों ने पहले गैस एंड सॉल्यूशन को लिया, उसके लिए जी का वैल्यू एवरेज होगा क्योंकि उसका ओरिएंटेशन मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें उनके जो मॉलिक्यूल होता है, गैस के मॉलिक्यूल होता है, उनमें फ्री मोशन होता है दोस्तों। और लेकिन क्रिस्टल में क्या होता है, जो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, तो उसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है ना। तो इसका जी का वैल्यू जितना है उतना ही होगा उसके लिए, और गैस के लिए क्या होगा, एवरेज होगा, है ना। तो ओरिएंटेशन के बेस में हमारा जो मॉलिक्यूल है उसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक होगा आइसोटॉपिक एंड दूसरा आपका होगा एन आइसोटॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आइसोटॉपिक को देख लेते हैं। So if the paramagnetic radical or ion is located in a perfectly cubic crystal site, जैसे कि an octahedral and tetrahedral site, the G value is independent of the orientation, है ना। जो क्रिस्टल के केस में जो जी वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होता है ना, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, इसलिए इसका जो जी वैल्यू है वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा एंड इज सेड टू बी आइसोटॉपिक, है ना। ठीक है, आइसोटॉपिक क्लियर हुआ कि आइसोटॉपिक होता क्या है, इसमें जो जी वैल्यू होता है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, है ना। आगे इसमें है इन अ क्रिस्टल साइड ऑफ लोअर सिमेट्रिक द वैल्यू ऑफ जी डिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल एंड इज सेड टू बी एन आइसोटॉपिक। ये किसके केस में कहा जा रहा है, गैस एंड सॉल्यूशन के केस में कहा जा रहा है ना। गैस एंड सॉल्यूशन के केस में है ये चीज़ कि ये जो जी वैल्यू है वो डिपेंडेंट रहता है ओरिएंटेशन पर, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन है गैस का वो चेंज होते रहता है ना। और हम लोग एवरेज ओवरऑल ओरिएंटेशन के फॉर्म में इसका जी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग कहते हैं एन आइसोटॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आइसोटॉपिक के केस में हम लोगों ने देखा कि ये जो जी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये ओरिएंटेशन पर ये डिपेंड नहीं करता है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा सभी डायरेक्शन में या सभी को कोऑर्डिनेशन में, इसका जो वैल्यू है वो जैसे कि यहाँ पर जी जेड और यहाँ पर होता है जी एक्स एंड जी वाई कोऑर्डिनेट होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर जी एक्स जी वाई जी जेड सभी तरफ इसका जो वैल्यू है, जो जी का वैल्यू है वो सेम होगा, है ना। इसी प्रकार फ्रेंड हम लोग एनिसोटोपिक में देखें तो हमें दो प्रकार के पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है, जी पैरेलल एंड जी परपेंडिकुलर, है ना। तो इसमें जी का वैल्यू मतलब जो भी है एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी आना चाहिए वो आता है फ्रेंड। और इसमें क्या होता है, इसमें जी का दो वैल्यू होता है, इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जी पैरेलल और जो भी इसका वैल्यू आया उसको, एंड जी परपेंडिकुलर और जो जिसका वैल्यू आया वो इतना वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, है ना। और ये जो फर्स्ट वाला केस है जी पैरेलल, ये कब मिलता है, जब हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जे जेड एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो ये जो वैल्यू होता है वो हमें मिलता है ना। और जी एक्स एंड जी वाई के परपेंडिकुलर हो तो ये हमें वैल्यू मिलता है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट इस केस में क्या होता है, अगर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हमारा जे जेड हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और हमारा जो जे एक्स और जी वाई है इसका जो पैरेलल मिलेगा, जी एक्स एंड जी वाई का पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें इसमें जो वैल्यू है वो मिलेगा, है ना। हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल के ज़रिए से भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि ये जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मान लीजिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। और अगर हम लोग इसे एनिसोटॉपिक के केस में देखें तो ये जी पैरेलल किस केस में होगा, जब हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जे जेड जो कोऑर्डिनेट है उसके पैरेलल डायरेक्शन में होगा तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। एंड जी परपेंडिकुलर कब होगा, जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जी जेड के परपेंडिकुलर होगा तो हमें इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगा, और ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। तो एनिसोटोपिक के केस में हमें दो पॉसिबिलिटी मिलेंगे और दोनों के लिए जी वैल्यू अलग अलग होंगे, है ना। तो एनिसोटोपिक के केस में हमें ये दो पॉसिबिलिटी जी के तो एनिसोटोपिक के केस में हमें जी के ये दो पॉसिबल ये वैल्यू देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि
इसका जो ओरिएंटेशन है वो, क्योंकि क्योंकि एनआइसोटो क्योंकि एनआइसोटोपिक के केस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ओरिएंटेशन है वो चेंज होता है। पहले हमारा ओरिएंटेशन कोई इस तरीके से रहा होगा, जिसमें जी जेड जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा, तो हमारा जो वैल्यू है वो इस तरीके से वैल्यू आया है ना। और मान लीजिए किसी समय उसका जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो फिर जो जी जेड एक्सिस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है ना। तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो यहाँ हमने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसका जो जी वैल्यू होता है वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है सभी कोऑर्डिनेट में इक्वल होता है ना। एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जी का, एक ही वैल्यू होता है या इंडिपेंडेंट होता है ना। इसके बाद यहाँ पर इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के बारे में दिया है फ्रेंड, तो यहाँ पर जी एक्स और जी वाई ग्रेटर देन जी एक्स लिखा है फ्रेंड, तो यहाँ पर जी जेड जो होगा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए जी का वैल्यू अलग आएगा है ना इससे। इसके बाद इसमें है फ्रेंड्स रोम्बिक क्रिस्टल, इसके लिए जो जी का वैल्यू होगा वो तीनों कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग होगा है ना। जी एक्स के लिए अलग होगा, जी वाई के लिए अलग होगा और जी जेड के लिए अलग अलग होगा है ना फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा जी का वैल्यू है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इसके साथ साथ दोस्तों ये ग्राउंड स्टेट ऑफ द मेटल आयन प्रेजेंट, इस पर भी ये डिपेंड करता है जी का वैल्यू। एंड फोर्थ इसमें है डायरेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट, इस पर भी ये डिपेंड करता है। फिफ्थ है इसमें ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ना, जो हम लोग फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, उस पर भी ये डिपेंड करता है। सिक्स्थ है इसमें फ्रेंड जीरो फील्ड स्प्लिटिंग है ना। हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि इसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होता है इस केस में। तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग हायर एनर्जी स्टेट में जंप कराते हैं। तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग भी एक फैक्टर होता है, जी वैल्यू को अफेक्ट करता है ये। एंड लास्ट इसमें लैक ऑफ सिमेट्री है ना, ये जो है ये भी एक फैक्टर है जो जी वैल्यू को ये अफेक्ट करता है। तो ये था फ्रेंड जी फैक्टर या जी वैल्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा एंड आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।